नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होगा। ये प्रश्न सभी इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कोई भी प्रश्न आपके जीके सेक्शन में पूछा जा सकता है आपके पुलिस एग्जाम में। तो आज का ये मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होने के साथ ही साथ आपको डिटेल में इस मॉक टेस्ट में सभी क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और कंप्लीटली वॉच करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम प्रिपरेशन 2022 के लिए इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का मॉक टेस्ट, यानी कि भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल का मॉक टेस्ट करेंगे आज, जिसमें रहेंगे टोटल 50 क्वेश्चंस, 50 प्रश्न करेंगे आज हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये चुनकर लिए गए हैं आपके एचपी पुलिस एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना है या नोट करके रख लेना है, ठीक है। इसका PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने इंडियन जियोग्राफी सेक्शन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन जियोग्राफी का, वह खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उपग्रह, ग्रह, तारा या निम्न में से कोई नहीं। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रह। ग्रह जो होते हैं वो खगोलीय पिंड ही होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्र के अनुसार जो है अभी हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, तो प्लूटो को जो है वो ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। वो एक बोना ग्रह उसको गिना जाता है, ठीक है। तो 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उपरोक्त में से कौन से ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। तो बताना है आपने, गुरु, शुक्र, तारा या सोम। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। शुक्र ग्रह को जो है वो पृथ्वी की बहन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उपरोक्त में से पृथ्वी के धरातल सरफेस के कितने प्रतिशत भाग पर कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों का विस्तार है। तो बताना है आपने कितने प्रतिशत है? 38.1, 26.4, 40.7 या 29.2। तो इसका होगा ऑप्शन डी 29.2%, ठीक है। महाद्वीपों का विस्तार है पृथ्वी के सरफेस पर। तो नेक्स्ट है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है वो भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। तो किस भाषा में किया गया था इंडिया शब्द का प्रयोग? तो ऑप्शन बी होगा इसका, ग्रीक भाषा में, ठीक है। इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। 2.2%, 2.4, 2.8, 3.2। तो बताना है आपने कितना है। तो 2.4%, ठीक है। 2.4% जो है वो भारत का क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड के भौगोलिक क्षेत्रफल का, ठीक है। तो नेक्स्ट है, कौन सी अक्षांश रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो बताना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, कर्क रेखा। अक्षांश रेखा है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, आदम का पुल जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में स्थित है। तो भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत श्रीलंका या भारत म्यांमार। तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है ये आदम का पुल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। जो भारत और चीन के बीच में सीमा तय करती है वो बताना है आपने कौन सी रेखा है। रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड, हिंडनबर्ग। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच विवाद सुलझाने के लिए 1914 में तय की गई थी। किसके द्वारा? सर मैकमोहन के द्वारा, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो 700 किलोमीटर है, ठीक है। 700 किलोमीटर मैकमोहन की लंबाई है, ठीक है। बाकी रही बात अन्य रेखाओं की, तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, 8310 किलोमीटर लंबी है। 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ ने जो है वो इसको निर्धारित किया था। तो जो डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, 2640 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और 1893 में ब्रिटिश जो इंडिया है वहाँ के तत्कालीन विदेश मंत्री थे मार्टिमर डूरंड, उन्होंने इस रेखा को निर्धारित किया था, डूरंड रेखा को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो हिंडनबर्ग जो रेखा है, तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है ये रेखा। तो प्रथम जो है वो विश्व युद्ध हुआ था जिस टाइम,
उस समय जर्मनी सेना इसी रेखा से लौटी थी वापस, ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो कोई भी रेखा आपको आ जाए, मैंने डिटेल में बता दिया है, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? मैकमोहन, डूरन, रेडक्लिफ, मैगिनॉट। तो यहां पर आपको ऊपर बता दिया मैंने, रेडक्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारित करती है। रेडक्लिफ लाइन 8310 किलोमीटर लंबी है। 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी ये, ठीक है। और बाकी मैकमोहन बता दिया आपको, चाइना और भारत। डूरन भी आपको बता दी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। और रही ये मैगिनॉट लाइन, तो मैगिनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ठीक है, मैगिनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है भारत की, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, न्यू मूर द्वीप कहां पर है? अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर में। तो ये है ऑप्शन सी होगा इसका, बंगाल की खाड़ी में है न्यू मूर द्वीप, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ठीक है, आता होगा आपको, आसान है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव या आलिया बेट या खदिया बेट। तो इसका होगा ऑप्शन बी होगा इसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? तो नहरें, तालाब, कुएं, वर्षा। तो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जो है वो तालाब, ठीक है, तालाब जो है वो सिंचाई के मुख्य साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अब भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बताना है आपने कितना है। तो ऑप्शन बी होगा इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसे अगर मिलियन वर्ग किलोमीटर में बताएंगे तो 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो टोटल ये जो है वो भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, सातवां। तो यहां पर इसका होगा ऑप्शन डी, सातवां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में, ठीक है। कौन सा? 7th प्लेस है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में कौन सी आती है? रशिया, फर्स्ट पे है रशिया, सेकंड पे है कनाडा, ठीक है। थर्ड नंबर पे यूएसए आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और फोर्थ नंबर पे चाइना आती है, ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में। ब्राजील 5th पे हो गया, और ऑस्ट्रेलिया आती है 6th पे, और भारत आता है 7th नंबर पे, ठीक है। उसके बाद अर्जेंटीना, ये सारी कंट्रियां आती हैं अलग अलग, ठीक है। तो 7th नंबर पे भारत है। तो नेक्स्ट है, तो रशिया जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, इसका क्षेत्रफल आपको बता दूं 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत के समुद्र तट की द्वीपों सहित कितनी लंबाई है? तो 7,516 किलोमीटर, 5,690 किलोमीटर, 2,977, 2,977 मील या किलोमीटर। तो दोनों में बताना है आपने, चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका है ऑप्शन ए, समुद्र तट की द्वीपों की लंबाई जो है, द्वीपों के सहित भारत के समुद्र तट की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, पोर्ट कौन सा है? गोवा, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। तो मुंबई बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। पश्चिम मुंबई में पड़ता है ये। तो और विश्व का जो सबसे बड़ा है वो है शंघाई, ठीक है। शंघाई बंदरगाह जो है वो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, याद रखना है। और भारत का पूछा जाएगा तो भारत का होगा मुंबई बंदरगाह, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र कहां है? मुंबई में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, गोवा में। तो ये है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत की दक्षिणी सीमा को कौन से 3 सागर छूते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बताना है आपने सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और
हिंद महासागर। ठीक है, ये तीनों सागर जो हैं वो भारत की दक्षिणी सीमा को छूते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय मानक समय कितने देशांतर पर लिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 82 डिग्री, 83 डिग्री, 82.3 डिग्री, 83.2 डिग्री ईस्ट। तो बताना है आपने सही जवाब क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, 82.3 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 82.3 डिग्री पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। क्या स्थित है इनके मध्य में? विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां। तो सतपुड़ा की पहाड़ियां जो हैं वो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मानस वन्य जीव शेर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये बेसिकली जो है वो शेर बाघों के संरक्षण के लिए इसको यूनेस्को से जो है वो मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये बेसिकली बाघों के संरक्षण के लिए यहां पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस वन्य जीव शेर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये बेसिकली बाघों के संरक्षण के लिए है और यहाँ पर और भी कई जानवर हैं। तो वैसे यूनेस्को द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, असम में। तो ये है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, नीलगिरी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो वैसे तो नीलगिरी पर्वत जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगर ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है वो तमिलनाडु में है, तो ऑप्शंस में हमारे पास यहाँ पे कर्नाटक है। ठीक है, तो कर्नाटक और केरल में भी इसका कुछ हिस्सा है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत का। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम कर्नाटक को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? रोहतांग दर्रा, शेषनाग, मानसरोवर, झील या इनमें से कोई नहीं? तो मानसरोवर झील जो है वो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, मानसरोवर झील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गोंडवाना क्षेत्र में कोयला का बड़ा भंडार छिपा हुआ है। गोंडवाना क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश। तो बताना है आपने सही जवाब क्या होगा इसका। तो इसका ऑप्शन बी होगा सही जवाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जो है वो गोंडवाना क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तीनों राज्य। नेक्स्ट है कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है? तो जुलाई से जून, जून से मई, अगस्त से जुलाई या नवंबर से अक्टूबर। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब, जुलाई से जून तक जो है वो कृषि वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट है दिसंबर के महीने में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का तापमान सबसे कम होगा? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो दिल्ली का तापमान जो है वो सबसे कम होगा दिसंबर के महीने में अन्य तीनों के मुकाबले। ठीक है, कौन सा नगर परमाणु बिजली घर से संबंधित है? तो बताना है आपने कि कौन सा नगर जो है वो परमाणु बिजली घर से संबंधित है। मथुरा, झरिया, कलपक्कम, पोखरण। तो कलपक्कम जो है वो परमाणु बिजली घर से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडियन हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन करेंगे अब हम भारतीय इतिहास के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित कवियों में से कौन कृष्ण भक्त थे? तो बताना है आपने रसखान, गालिब, जायसी, रहीम। तो रसखान। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका। रसखान जो थे वो एक कृष्ण भक्त कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किस स्थान की खुदाई में विशाल स्नानागार पाया गया है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। तो मोहनजोदड़ो होगा इसका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है वो हिंदू घाटी सभ्यता से संबंधित है और इसमें जो है वो विशाल स्नानागार पाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से किस राष्ट्रीय नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या महादेव गोविंद रानाडे। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है 1916 में लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ? कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल। तो किसके बीच हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लखनऊ समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती एनी बेसेंट किस आंदोलन से मुख्यतः जुड़ी हुई थी? खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो एनी बेसेंट जो है वो होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35,
राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस नेता ने न्यू इंडिया नामक अखबार निकाला था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट गोपाल नहीं होगा, एनी बेसेंट ही होगा, सिर्फ भोपाल हो गया, यहाँ पे गोपाल होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने निकाला था ये अखबार। ठीक है, न्यू इंडिया नामक अखबार जो निकाला था राष्ट्रीय आंदोलन, होम रूल आंदोलन के दौरान। ठीक है, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर, ये गलत हो गया यहाँ पे, 1885 होगा। ठीक है, दिसंबर 1885 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने? W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही जवाब भी यही होगा, ऑप्शन डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, बंग भंग आंदोलन के समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन था? डलहौजी, हॉर्डिंग, रिपन, कर्जन। ठीक है, लॉर्ड लगा इनके साथ, तो कर्जन, लॉर्ड कर्जन जो है वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया उपदेश, प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? तो धर्म चक्र प्रवर्तन ये प्रथम उपदेश था गौतम बुद्ध द्वारा जो सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है? वे कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य कभी नहीं रहे, वे कांग्रेस के गर्म दल के प्रतिनिधि थे, उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, 1924 में वे कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। ठीक है, जो बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था 1924 में उसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ठीक है, ये सही बात है इनके बारे में। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जिसे कहा जाता है। वह सत्याग्रह किस समस्याओं के निराकरण के लिए किया गया था? तो मिल मजदूरों की, किसानों की, विद्यार्थियों की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंपारण सत्याग्रह किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए, निवारण के लिए किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 41। सिंधु घाटी सभ्यता का पता कब लगा? 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में, 20वीं शताब्दी के चौथे दशक के प्रारंभ में, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। तो इसका होगा ऑप्शन बी, 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में पता चला था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन नगर अब कहां पर स्थित हैं? भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तिब्बत में। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के प्राचीन नगर पाकिस्तान में स्थित हैं अब। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शाक्य वंश का वह कौन सा राजकुमार था जिसने एक महान धर्म की स्थापना की? वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, रामानुज, शंकराचार्य। तो इसका होगा सही जवाब वर्धमान महावीर ने। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन हिंदू कानून के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? वशिष्ठ, वाल्मीकि, पाणिनि, मनु। तो मनु। ठीक है, मनु स्मृति भी सुना होगा आपने, मनु स्मृति एक ग्रंथ है, तो मनु ने ही लिखा है वो। प्राचीन हिंदू कानून के प्रसिद्ध लेखक थे मनु। ठीक है, नेक्स्ट है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो युद्धों पर आधारित, लड़ाइयों पर आधारित एक ना एक क्वेश्चन उनसे जुड़ा हुआ जरूर आपको एग्जाम में आएगा। तो आपको मैंने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लड़ाइयों से रिलेटेड करवाए हैं। ठीक है, तो बाबर ने किसे हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में? इब्राहिम लोदी को, दौलत खान लोदी को, राणा सांगा को, मोहम्मद शाह को। तो इसका होगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी को। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में हराया था, प्रथम युद्ध में पानीपत के हराया था बाबर ने। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए एक ही क्वेश्चन में। एक तो पानीपत का युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को जो दूसरा युद्ध है। ठीक है, और किसके बीच लड़ा गया? अब ये बताना है आपने इनमें से कौन सा होगा। तो हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किन 2 पक्षों के बीच में हुआ था? तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। ठीक है, एक तो 1761 में हुआ था युद्ध और दूसरा किन के बीच में हुआ था बताना है आपने इनमें से। ब्रिटिश और मराठों के बीच में, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। ठीक है, अगला है नादिर शाह ने 1738 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की। वह कहाँ का शासक था? फारस का, अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया। तो नादिर शाह याद रखना अपने फारस का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई जो हुई थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब पर विजय पाई थी। यह युद्ध कब लड़ा गया था? जनवरी 1960, जून 1757, नवंबर 1782 या अप्रैल 1817? तो जून 1757 में लड़ा गया था ये प्लासी की लड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। प्राचीन भारत में किस महान सम्राट ने अपने 99 भाइयों को मारकर
सिंहासन पर अधिकार जमाया, ऐसी किंवदंती है, मतलब ऐसा कहा जाता है। ठीक है, किसने जमाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार, अशोक कनिष्क। तो सम्राट अशोक। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। तो इस तरह से हमारे आज के ये जियोग्राफी और हिस्ट्री के इंडियन जियोग्राफी और हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का मॉक टेस्ट और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।